जंग के मैदान में जब गोलियां दुश्मन को गिरा दे पर वो फिर भी खड़ा हो जाए, तब समझ लो कुछ बहुत गलत हो चुका है। एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसे राज जो जमीन के नीचे ही रहने चाहिए थे, और जब ये सब कंट्रोल से बाहर निकलता है तो जन्म लेता है ऑपरेशन अनडेड। ये सिर्फ एक वॉर मिशन नहीं बल्कि एक चिलिंग नाइटमेयर है, जहाँ सोल्जर दुश्मन से कम और मौत से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ मौत भी मरने से इनकार कर चुकी है। कहानी की शुरुआत में हम कुछ कैडेट्स को देखते हैं जो अभी अभी आर्मी में भर्ती हुए हैं, जहाँ उन्हें उनका सीनियर आकर बाहर चल रहे युद्ध के बारे में बताता है। लेकिन इन नए भर्ती हुए सोल्जर्स को तो मजा करना था, जिस पर उनका सीनियर उन्हें फटकार लगाते हुए समंदर किनारे पनिशमेंट देता है। दूसरी तरफ हम मेक नाम के एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड पेन के साथ था, जहाँ पेन मैक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुन के मेक बड़ा खुश होता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसी दौरान वहाँ एक मछुआरा आकर बताता है कि दुश्मन का जहाज हथियारों के साथ इलाके में आ चुका है। ये सुनकर मेक फौरन वहाँ से निकल जाता है। उधर हम जापानी आर्मी को देखते हैं जो थाईलैंड की आर्मी को हराने का प्लान बना रही होती है। वही मीटिंग में एक साइंटिस्ट कहता है कि हमारी जापानी आर्मी तेजी से आगे तो बढ़ रही है, लेकिन हमें थाईलैंड और भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए अपना हथियार सियांग को ले जाकर टेस्ट करना होगा। वो साइंटिस्ट कुछ वीडियो फुटेजेस दिखाता है जिसमें एक सोल्जर पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जो चंद सेकंड में ही ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है, और यही है हथियार सियांग। इस भयानक चीज को देख कमेटी तो टेस्टिंग के लिए नहीं मानती, पर आर्मी जनरल को ये टेस्ट करना था और युद्ध कैसे भी करके जीतना था। दूसरी ओर थाईलैंड आर्मी जंग के लिए सोल्जर्स को तैयार कर रही थी, लेकिन नए कैडेट्स में से मॉक नाम का एक सोल्जर अपने घर आ जाता है। पीछे से मॉक का सीनियर भी चला आता है और उसकी माँ से कहता है कि इस वक्त मॉक को अपने देश के लिए लड़ने जाना होगा, लेकिन मॉक की माँ मना कर देती है। वो कहती है कि सेना ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, अब मैं मेरे बेटे को दाव पर नहीं लगा सकती। इसी बीच मॉक पीछे के दरवाजे से भाग रहा था, तभी वहाँ उसका भाई मैक आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम भले अपने वतन से अपनी माँ को छोड़कर भाग सकते हो, लेकिन क्या तुम खुद से भाग सकते हो जब दुश्मन सामने होगा। ये कहकर मैक वहाँ से चला जाता है, पर मॉक सोच में पड़ जाता है और आखिरकार अपने साथियों के साथ युद्ध करने का फैसला करता है। उधर हम देखते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है, हर तरफ गोलीबारी बमबारी चल रही है। थाई आर्मी जिसमें मॉक था वो जापानी आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि थाई आर्मी में सारे नए सोल्जर्स थे। जो भी बचे थे वो जिंदा रहने के लिए जंगल के अंदर भाग जाते हैं। उसी दौरान समुद्र तट पर एक बॉक्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर आता है, और यही है जापानियों का हथियार सियांग। जंगल में मॉक की टीम जान बचाकर भागी रही थी, तभी वो देखते हैं कि उनके कुछ साथियों को काटकर ज़ॉम्बीज ने अपने जैसा बना दिया है। तभी भागते वक्त मॉक एक दलदल में धंसने लगता है, और इसी दौरान कोई उसका हाथ पकड़कर दलदल से बाहर निकालता है, जो और कोई नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था। सीन कट होकर जापानी कमेटी को दिखाया जाता है, जहां उन्हें पता लगता है कि थाईलैंड चाहता है कि दोनों देशों के बीच सुलह हो। दूसरी तरफ थाईलैंड आर्मी सर्वे करती है कि उनके कितने सोल्जर्स मारे गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सोल्जर्स के शरीर से मांस निकालकर उनकी हड्डियों को रस्सी पर लटकाया गया था। उस रस्सी को जब हटाकर सभी आगे बढ़ते हैं तो रस्सी की हिलने की आवाज आती है, जिससे कुछ ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और उन्हें काट कर अपने जैसा बनाने लगते हैं। इसके बाद हम सीधे मैक को देखते हैं जो अपने साथियों को ढूंढ रहा था। तभी आगे बढ़ते वक्त वो एक ट्रैप को देखता है जिसमें उसका एक साथी ऑलरेडी फंसा हुआ था। मैक उसे बचाने के लिए फौरन उस गड्ढे में उतरता है, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि उसका साथी भी अब एक चलती फिरती लाश बन चुका है। मैक उस ज़ॉम्बी को जलती हुई लकड़ी से मारकर उसे जला देता है और फौरन वहां से निकलकर कैप्टन के पास आके उन्हें बताता है कि हमारे सोल्जर्स का हाल देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने जिस सोल्जर को देखा है उसके मुंह को किसी ने बुरी तरह नोच लिया था और वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया था। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की पर मैं बच निकला। सीन चेंज होकर आता है मॉक और उसके साथियों पर, जो कि अब इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तभी मॉक को याद आने लगता है कि उसने और उसके साथियों ने दूसरे सोल्जर्स के साथ एक पूरी फैमिली को मारकर खा लिया, जिसे जानकर मॉक बुरी तरह चीखने लगता है। दूसरी तरफ सीन आता है साइंटिस्ट के लैब में, जहाँ वो एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें उसने अपना वायरस पहले चूहों पर टेस्ट किया था, लेकिन उस वायरस से वो चूहे मरे नहीं बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग और वायलेंट हो गए थे। इसलिए उसने इस वायरस को सोल्जर्स पर टेस्ट किया था। उसे एक और बात पता चलती है कि ये वायरस म्यूटेट होकर कोई भी खतरनाक रूप ले सकता है। उधर जंगल में मॉक, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, उसे जंगल में एक लॉकेट मिलता है जिसमें उसके पेरेंट्स की तस्वीर थी। अब दोस्तों, हालांकि मॉक एक ज़ॉम्बी बन चुका था,
फिर भी ऐसा लगता है जैसे अब भी उसमें फीलिंग्स है, अब भी वो अपनों को पहचान सकता है। उधर मेक मेडिकल कैंप आता है जहाँ वो पेन से मिलता है जो वहाँ नर्स का काम करती थी। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मॉक को कहीं देखा है, जिस पर पेन कहती है कि नहीं। मैक को लगता है कि शायद वो जंग छोड़कर भाग गया, लेकिन वहाँ मौजूद मॉक का साथी बताता है कि वो भागा नहीं बल्कि वो तो हमारे साथ जंग में ही था। ये सुनकर मैक थोड़ा सा घबरा जाता है, उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। इतने में वहाँ कैप्टन आकर मैक से कहता है कि हमें अब चलना होगा, जापानी कैप्टन हमसे मिलना चाहते हैं। वो लोग जापानी कैंप आते हैं जहाँ उन्हें साइंटिस्ट बताता है कि हमने अपने देश में एक्सपेरिमेंट करके एक ज़ॉम्बी वायरस बनाया और उसे एक सोल्जर में डालकर उसे यहाँ छोड़ दिया, जिसने बाकी सोल्जर्स को भी मारकर अपने जैसा बना दिया। ये सुनकर थाई कैप्टन फैसला करता है कि ये बात उन्हें ऊपर करनी पड़ेगी, पर तभी वहाँ जापानी कैप्टन आकर कहता है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, अब जो मारे गए हैं उन्हें छोड़ दो, अगर बाकियों को जिंदा बचाना है तो हमारा साथ दो। हमने तुम्हारी सरकार से बात करके पेशेंट 0 जिससे ये सब शुरू हुआ उसे ढूंढने के लिए ऑर्डर्स निकाल लिए हैं, और ना चाहते हुए भी थाई कैप्टन को अपनी सरकार का ऑर्डर मानना पड़ता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी बना मॉक काफी गिल्ट में था क्योंकि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए एक छोटी लड़की को खा लिया। वो अपनी गन से खुद को शूट करने ही वाला था कि उसके बॉडी से अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है और वो जलने लगता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर उसे कीचड़ में धक्का देकर उसके पूरे शरीर पर कीचड़ मल देता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम मॉक और उसके साथियों को एक गुफा में देखते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है जिसने मॉक की जान बचाई थी। वो अपने साथियों के लिए खरगोश लेकर आया था और उनके सामने वो एक लीडर की तरह पेश आता है और बाकी ज़ॉम्बीज उसका कहा मानते हैं। खैर अगले दिन जापानी और थाई आर्मी जंगल में उन ज़ॉम्बीज को ढूंढ रहे होते हैं। उसी दौरान जापानी कैप्टन का बेटा बताता है कि उसने कुछ ज़ॉम्बीज को उस तरफ देखा था। इसी बीच हम ज़ॉम्बीज के लीडर को देखते हैं जो अपनी फैमिली की फोटो देख काफी इमोशनल हो जाता है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि सारे ज़ॉम्बीज में अब भी इंसानों वाले इमोशंस बचे हुए थे। मॉक भी अपनी माँ के बारे में सोचकर रोने लगता है और यहाँ से हम चले आते हैं फ्लैशबैक में, जब कैप्टन मैक को आर्मी में आने के लिए उसकी माँ से परमिशन लेने आए थे। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ज़ॉम्बीज के लीडर को अपनी वाइफ के हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। जंगल में हम थाई ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो अपनी भूख मिटा रहे थे, लेकिन उनकी भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच एक ज़ॉम्बी जंगल में अकेला जा रहा होता है, लेकिन जापानी सेना उसे देख लेती है। उनका कैप्टन अपने हाथ को काट कर बेट के तौर पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी खून की गन से कैप्टन के पास आता है, पीछे से सोल्जर्स हार्पून गन से उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। इधर फिर से हम ज़ॉम्बी के लीडर को देखते हैं जो हद से ज्यादा इमोशनल हो चुका था, जहाँ उसके बॉडी के अंदर से उसी तरह का लिक्विड निकलने लगता है और मॉक के सामने वो जलकर राख हो जाता है। उधर जापानियों ने जिस ज़ॉम्बी सोल्जर को पकड़ा था वो उसे पिंजरे में डालकर बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन इससे उस ज़ॉम्बी को तकलीफ कम और गुस्सा ज्यादा आ रहा था। वहाँ गुफा में हम उन ज़ॉम्बीज को देखते जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये रेयर सीन कुछ गिने चुने मूवीज जैसा ही है, बिल्कुल वार्म बॉडीज की तरह। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, साथ ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। खैर फिर से कहानी पर आते हैं जहाँ जापानी कैप्टन कहता है कि ये ज़ॉम्बी शरीर से ताकतवर तो है लेकिन मन से काफी कमजोर है, इसलिए वो उस ज़ॉम्बी के पिता को वहाँ पकड़ कर लाते हैं और उस ज़ॉम्बी की आंखों के सामने उसके पिता को दर्दनाक मौत मारते हैं। ये देख मैक पूरी तरह बौखला जाता है और जापानी कैप्टन पर हमला कर देता है। उधर गुफा में बैठे ज़ॉम्बीज को पता लगता है कि उनका एक साथी काय गायब है और ये वही ज़ॉम्बी जो इस वक्त कैद में है, इसलिए सारे ज़ॉम्बीज काय को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ दिखाया जाता है कि जापानी सोल्जर्स काय को उसके पिता की लाश को खाने पर मजबूर करते हैं। कैप्टन साइंटिस्ट से कहता है कि तुम्हारा ये ज़ॉम्बी वायरस तो कमाल का है, इससे तो हम दुश्मनों की पूरी सेना को मिटा सकते हैं, लेकिन जब ये ज़ॉम्बीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इन्हें कैसे रोका जाएगा। साइंटिस्ट कैप्टन से कहता है कि उन्हें मारने के बारे में सोचना भी मत, अगर उनमें से एक भी गायब हुआ तो बाकी ज़ॉम्बीज अपने साथी को ढूंढने के लिए हर तरफ तबाही मचा देंगे। दूसरी तरफ गांव में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो मुर्गियों और भेड़ बकरियों की बलि देकर अपनी फैमिली मेंबर के लिए पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ काय को ढूंढने आए ज़ॉम्बीज सभी को मार देते हैं और उन्हीं ज़ॉम्बीज में वो शख्स भी था जिसके लिए ये फैमिली पूजा कर रही थी। मीनवाइल मेक अपने घर आता है जहाँ उसकी माँ मॉक के लिए काफी परेशान थी। मेक उन्हें विश्वास दिलाता है कि मॉक ठीक है और यही हम घर में मॉक को पलंग के नीचे देखते हैं जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो काफी इमोशनल हो जाता है और
और वहाँ से चला जाता है। उसी दौरान पेन वहाँ आती है जो काफी डरी हुई थी। वो बताती है कि मैंने किसी को देखा जो जिंदा इंसान को खा रहा है। ये सुनकर मेक अपनी माँ के हाथ में गन थमाता है और उनसे कहता है कि सतर्क रहना। उधर जंगल में उस औरत का हस्बैंड जो ज़ॉम्बी बना था वो उसकी वाइफ और बेटी का पीछा करने लगता है, पर भागते वक्त उसकी बेटी नीचे गिर जाती है। अब वो बच्चे अपने पिता से दूर रहते भी तो कैसे। वो बिना डरे अपने ज़ॉम्बी बने पिता के पास आती है और यहाँ वो ज़ॉम्बी भी बिना कुछ करे अपनी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरता है। तभी पीछे से जापानी सोल्जर्स आकर हार्पून गन से उस ज़ॉम्बी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर निशाना चूक जाता है और हार्पून सीधे उस औरत और बच्चे के शरीर में धंस जाती है। ये देख वो ज़ॉम्बी गुस्से में बुरी तरह चीखने लगता है। आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी वहां आ जाते हैं। चीफ और कैप्टन भी जापानी सोल्जर्स पर गोलियां बरसाते हैं, पर अफसोस वो लोग चीफ और कैप्टन दोनों को मार देते हैं। जापानी सेना ज़ॉम्बीज का मुकाबला नहीं कर पाती और वहां से भाग जाती है। मॉक यहाँ अपनी चीफ और कैप्टन को मरा हुआ देख काफी रोता है, क्योंकि वो सभी शुरुआत से ही अपने चीफ के काफी क्लोज थे। इतने में ही वहाँ मैक आता है। उसे लगता है कि शायद ज़ॉम्बीज ने चीफ और कैप्टन को मार डाला है। जब वो देखता है कि कैप्टन के पास मॉक है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है, तो वो उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन मॉक मरता नहीं, उल्टा वो मैक को ही काट लेता है। जिसके बाद मैक भी अब एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। आगे साइंटिस्ट जापानी कैप्टन के बेटे को बताता है कि तुम्हारे पिता ज़ॉम्बीज को मारना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब ज़ॉम्बीज ज्यादा इमोशनल होकर खुद ही जल जाते हैं तो उसके बाद भी उनके जिंदा होने के चांसेस है। यानी तुम्हारे पिता कितना भी जोर लगा ले, ज़ॉम्बीज को मिटाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ जापानी कैप्टन ने सारे सोल्जर्स के परिवार वालों को बुलाया होता है, जिसमें मैक और मॉक की माँ और पेन भी थी। अब जापानी कैप्टन ने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया था ये अभी आपको पता चलेगा। कैप्टन थाईलैंड के आर्मी सुपरवाइजर से कहता है कि अपनी रिपोर्ट में लिखना कि युद्ध में गांव वाले और सोल्जर्स सभी मारे गए, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए मैं उनके परिवार को मार दूंगा। ये सुन के सुपरवाइजर डर जाता है। दूसरी तरफ गुफा में मॉक देखता है कि ज़ॉम्बीज उसके दोस्त को खा रहे हैं। ये देख वो गुस्से में उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ काय आता है और सभी से कहता है कि मुझे जापानी सेना ने बंदी बनाया था, और ये भी कहता है कि कल सुबह जापानी सेना हमारे परिवार को मारने वाली है। ये सुन के सभी अपने परिवार को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगली सुबह जापानी सोल्जर सारे परिवार वालों को जंगल में लेकर आते हैं और एक एक करके सभी को शूट करके मार देते हैं। यहाँ तक कि वो लोग गर्भवती पेन पर भी रहम नहीं खाते। अपने परिवार को मरता हुआ देख सारे ज़ॉम्बीज अपने परिवार के पास आकर उनसे लिपट जाते हैं। मौका पाकर जापानी कैप्टन ट्रैप को एक्टिवेट करता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज इतना वायलेंट हो चुके थे कि वो सभी मिलकर उस पिंजरे को तोड़ देते हैं और एक एक करके जापानी सोल्जर्स को काटकर ज़ॉम्बीज बनाने लगते हैं। जहाँ इन्फेक्ट होकर सबसे पहले कैप्टन का बेटा ही ज़ॉम्बी बन चुका था। कैप्टन बिना कुछ सोचे एक झटके में अपने बेटे का सर काट देता है। वो जानता था कि अब वो नहीं बचने वाला, इसलिए वो ग्रेनाइट फेंक कर वहाँ से भाग निकलता है। उधर मॉक मैक से कहता है कि तुमने पेन को क्यों काटा, इससे अच्छा तो वो मर जाती। मैक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया जापानियों ने किया और मैं इसका बदला उनसे जरूर लूंगा। मैक अब एक लीडर की तरह आगे आकर कहता है कि जापानियों ने हमारे परिवार वालों को मार दिया। हम गांव में जाकर हर किसी को काट कर अपने जैसा बनाएंगे और जापानियों से बदला लेंगे। सभी ज़ॉम्बीज मान जाते हैं सिवाय एक के, इसलिए वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है, साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड पेन को भी, क्योंकि वो उस ज़ॉम्बी को बचाने के लिए बीच में आई थी। दूसरी ओर कैप्टन साइंटिस्ट को ही मार देता है क्योंकि उसने उससे बगावत की थी। अगली सुबह मॉक को पुरानी बातें याद आने लगती है, जब वो युद्ध में नहीं जाना चाहता था और मैक ने उसे समझाया था, और इसी के चलते वो अपने सामने अपने पेरेंट्स और पेन को देखता है। ये देख वो काफी इमोशनल हो जाता है और जलने लगता है। तभी उसे मैक की बात याद आती है कि भागने की वजह प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखो। जब वो ये बात रियलाइज करता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उधर कैप्टन अपने सोल्जर्स को लेकर गुफा में सारे ज़ॉम्बीज को मारने चला आता है, लेकिन मैक ने अपने साथियों को पहले ही बता के रखा था कि उन्हें क्या करना है। वो एक एक करके सारे जापानी सोल्जर्स को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। साथ ही वो कैप्टन को भी बुरी तरह चीर फाड़ देते हैं। उधर गुफा के बाहर मॉक फायर गन लेकर खड़ा ही था। गुफा से बाहर आते ज़ॉम्बीज और मैक समझ जाते हैं कि मॉक क्या करने वाला है, फिर भी वो मॉक पर हमला नहीं करते। तब मैक को अपनी बात याद आती है जो उसने मॉक से कही थी कि तुम युद्ध में आओ या ना आओ, मेरे लिए मेरे देश की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। यही
यही रियलाइज करके मेक मॉक को सल्यूट करता है और मॉक रोते हुए फायर गन चलाकर सभी को जला देता है। मॉक के पास अब अपना कहने वाला कोई भी नहीं बचा था जिनके साथ उसने खुशी के पल बांटे थे, इसलिए वो खुद भी आग में कूद जाता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।